So, interlocking का definition, interlocking can be defined as an arrangement between point, signal and other appliances. आप पढ़ के याद कर सकते हैं, हिंदी में भी बता दूंगा। और हिंदी GNSR भी कहीं कहीं किसी किसी के पास PDF रहता है, वो भी ढूंढे तो मिल जाता है, पर उसमें अपडेट नहीं रहता है। जो वही अमेंडमेंट कोई अपडेट नहीं कर रहा है। हिंदी का GNSR का PDF मिल जाएगा ढूंढने पे चाहिए तो, लेकिन वही अपडेटेड नहीं है तो उसको पढ़ने में भी रिस्क है थोड़ा। जो पुराने नियम नहीं बदले हैं वो तो सही है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि याद करने के साथ साथ समझ में भी आएगा कि ये जो इंटरलॉकिंग है, हम स्टेशन में ड्यूटी के समय रोज बात करते रहते हैं, इंटरलॉकिंग फेल हो गया, ये हो गया, है क्या? ये एक अरेंजमेंट है बिटवीन पॉइंट, सिग्नल एंड अदर एप्लियंसेस। तो पॉइंट्स क्या है? तो मोटा मोटा सब लोग जानते हैं, फेसिंग पॉइंट, ट्रेलिंग पॉइंट, है ना, पॉइंट्स बोलते उसको। और ये पॉइंट, जब पॉइंट में कितना पोजीशन होता है, कौन बताएगा? पोजीशन कितनी होती है? छोटी बात है लेकिन मोटी बात है। पोजीशन 2 होता है सर। करेक्ट। पहला नंबर 1 रिवर्स और ये नॉर्मल, नॉर्मल। राइट, नॉर्मल पोजीशन, रिवर्स पोजीशन, ओके। और पैनल तो आपने देखा होगा कभी कभी, रूल के हिसाब से ठीक है, पैनल का उतना आपको ड्यूटी नहीं है, लेकिन पैनल तो देखा होगा, उसका पॉइंट का इंडिकेशन कितना रहता है? वो 3 रहता है सर। वेरी गुड, 3 रहता है। नॉर्मल और रिवर्स का इंडिकेशन N और R आता है, और और एक 3 आता है। तो फ्री इंडिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर पॉइंट का फ्री इंडिकेशन अवेलेबल है तभी हम पॉइंट को ऑपरेट कर सकते हैं, नॉर्मल टू रिवर्स या रिवर्स टू नॉर्मल। तो ये छोटी बात है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मालूम रहता। तो ऐसा नहीं, MCQ में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो दिमाग में वही है, पेपर बनाने वाले के दिमाग में आ गया वो पूछ लेगा, नहीं आया नहीं पूछेगा। सिलेबस में तो सब है ये। तो पॉइंट का पोजीशन 2 है, इंडिकेशन पैनल में 3 आते हैं, और फ्री इंडिकेशन में ही हम ऑपरेट कर सकते हैं। ये सब MCQ बना सकते हैं इससे जो है। देन दूसरा बात है सिग्नल। तो सिग्नल तो हम समझते हैं कि ये वही सिग्नल की बात करें, इंटरलॉकिंग। अब डिस्टेंट सिग्नल परमिसिव है तो उसका इंटरलॉकिंग से कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना किसका रहता है इंटरलॉकिंग से? होम सिग्नल है, कॉलिंग ऑन सिग्नल है, संट सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल है, एडवांस स्टार्टर सिग्नल है, यानी जो पॉइंट से संबंधित सिग्नल्स है वो सब इंटरलॉकिंग से संबंधित बात है। अच्छा, यहाँ तीसरा वर्ड लिखा है एंड अदर एप्लियंसेज। तो अप्लियंसेज को हिंदी में बोलते हैं उपकरण, जो यूज करते हैं स्टेशन में। तो अदर एप्लियंसेज का एग्जाम्पल कौन बताएगा? अब सुबोध बता रहे हैं तो मेरे को उम्मीद सुबोध से है, बताओ भाई। अदर, अदर एप्लियंसेस में क्या होगा? आप सोचो, बाकी लोग भी सोच के बोलो। सुबोध फेल हुए तो दूसरा आदमी बता देने का है। संदीप है, दीपक सैनी, दीपक कुमार, एनीवन? सर ये स्क्रीन पे नहीं आ रहा है मेरा। आपको स्क्रीन पे नहीं है, बाकी लोगों को बताओ भाई। सब बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं? आ रहा है अरे सर। बाकी लोगों को आ रहा है तो एक काम करो यार, ये अजय, 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 हाँ सर बोलिए ना। एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करो, रिफ्रेश हो जाता आपका। एक बार ऐसा कट कर लो रेड बटन से, फिर ज्वाइन करो तो रिफ्रेश हो जाता, आ जाता है। कुछ नेटवर्क स्लो रहता है तो ऐसा कभी हो जाता है। और जब आ जाए तो बोलो अभी आया क्या। सर देख, अदर एप्लियंसेस में हो सकता है, ये क्या बोलते हैं, SPI हो सकता है ना? संटिंग परमिटेड इंडिकेटर। ये हाँ, सन पॉइंट इंडिकेटर, ट्रैप इंडिकेटर। ये संदीप बोलो यार तुम, संदीप को चुप नहीं होना है। तुम्हारे दोस्त लोग JRTI में पहुंच गए हैं भाई, हैं?
बोलो, संदीप को आवाज आ रही कि नहीं आ रही? यस नो तो कुछ तो बोल दो, मेरे को कभी डाउट आता है आवाज आ रही कि नहीं है। और ये दीपक कुमार को भी नहीं शर्मा? सर हम सोच रहे हैं कि नॉन इंटरलॉक के बारे में बात हो रहा है क्या? नहीं, इंटरलॉक के बारे में बात हो रहा है कि नॉन इंटरलॉक का बात हो रहा है यार? इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट जो है पॉइंट सिग्नल एंड अदर अप्लायंसेज, हमारा रूपाली मैडम तो वर्किंग में है। बताओ रूपाली मैडम, आप ही बताओ। गेट बैरियर। हाँ, क्या बोले? गेट बैरियर। आवाज कट रहा है, नहीं आ रहा है। गेट बैरियर सर। अच्छा, गेट बैरियर, ओके राइट, ठीक है। सब लोग सोच रहे, ये अच्छी बात है। सो बेसिकली किसी का गलत नहीं है, क्योंकि सब भी इंटरलॉकिंग में, अदर एप्लायंसेज में प्लूरल नंबर में है, बहुत सारा चीज़ है। गेट का हमारा इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट है, या जैसे इन्हें बता रहा है एसपीआई, तो देखो गलत इसलिए हो सकता है क्योंकि वो नॉन इंटरलॉक एरिया में यार्ड में रहता है, ओके, इसलिए उसको छोड़ देना। एक बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। अपना अपना जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है, देखो कैसा यहाँ पे इंटरलॉकिंग काम करता है। ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लाइन क्लियर नहीं लिए है तो एलएसएस को नाब ऑफ करके देखो, कोई भी पैनल होने दो, ऑफ होगा क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा। इसका मतलब एलएसएस इज इंटरलॉक्ड विथ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और वो भी कौन सा पोजीशन से इंटर। और एक बारीक क्वेश्चन उसमें पूछे तो भी अब जान लो, क्योंकि आप लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं स्टेशन में। एलएसएस इज इंटरलॉक्ड विथ टीजीटी पोजीशन ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रेन गोइंग टू पोजीशन होता है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में 4 पोजीशन है, लाइन क्लोज पोजीशन है, और टीजीटी जब लाइन क्लियर हम लेते हैं तो ट्रेन गोइंग टू में आता है टीजीटी पोजीशन। और जब ट्रेन हमको आ रही है, तो जब हमने लाइन क्लियर दिया तो हमारा ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट रहता है टीसीएफ, ट्रेन कमिंग फ्रॉम। और चौथा है लाइन क्लोज्ड पोजीशन। तो एलएसएस तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से इंटरलॉक है, और वो भी टीजीटी पोजीशन से इंटरलॉक है पर्टिकुलरली। तो और बारीक बात हो जाती है, वो भी जाने तो अच्छा है। तो एसजी ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में भी रहता है। टीजीटी डायल देखो अलग रहता है, टीसीएफ डायल अलग है, लाइन क्लोज अलग है। एक ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन भी है उसमें। ये ट्रेन ऑन लाइन अपना इसमें भी है, सिंगल लाइन में भी है, डबल लाइन में ट्रेन ऑन लाइन पोजीशन, टीसीएफ, टीजीटी, लाइन क्लोज, और ट्रेन ऑन लाइन, टीओएल पोजीशन जिसको बोलते हैं, राइट। ये इतना 4 पोजीशन है। तो ये सारे जो चीज है पॉइंट सिग्नल एंड अदर एप्लायंसेज, इनका अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। मतलब ये जो पॉइंट सिग्नल, ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, गेट बैरियर जितने हैं, ये सबको आजकल तो सबको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, आपको मालूम है। इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड है, या पुराने टाइम में जब सेमाफोर सिग्नल थे तो मैकेनिकल लॉकिंग भी रहती थी, उससे अच्छी इलेक्ट्रिकल लॉकिंग है। और उससे भी एडवांस मानते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग को। इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग जो है, जो वीडियो पैनल आ गया अपना, कंप्यूटर से हम सिग्नल ऑफ करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग, और उसी का नाम है एसएसआई, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। तो उनका ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर हो या मैकेनिकली कनेक्ट हो, टू इंश्योर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कनेक्शन ऐसा हो कि हमारे जो नीचे ए बी सी डी ई एफ दिए हैं पॉइंट, वो ऑब्जेक्टिव, वो उद्देश्य हमारा हल होना चाहिए, वो सॉल्व होना चाहिए। क्या सॉल्व होना चाहिए? नंबर ए, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ सिग्नल्स फॉर ए रूट unless all points are correctly set and facing points are locked for that route। अब ये बताओ, होम सिग्नल को ऑफ करना है, अगर वो जो पॉइंट है बराबर सेट नहीं है, किसी ऐसा लाइन को सेट है जो ऑक्यूपाइड लाइन है, या कहीं गलत सेट है, तो होम सिग्नल ऑफ होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा सर। सिमिलरली स्टार्टर सिग्नल है, स्टार्टर सिग्नल का देखो, वो सैंड हम्प में पॉइंट सेट कर दो,
वो कभी भी नहीं ऑफ होगा, वो रेड का रेड ही रहेगा कितना भी घुमाते रहो। सो ऐसा बहुत सारा चीज़ें ये है इंटरलॉकिंग का उद्देश्य, ये है उसका ऑब्जेक्टिव कि जब तक पूरे पॉइंट नहीं सेट है जहाँ तक सिग्नल लॉक करता है तब तक सिग्नल ऑफ नहीं होना चाहिए। नंबर बी, जब ऑफ हो गया तो क्या एम है, वंस सिग्नल्स आर क्लियर्ड, सिग्नल्स क्लियर्ड का मतलब वही होता है ऑफ कर दिया तो, it shall not be possible to alter the points on the route unless signals are put back to on। पहले तो बिना पॉइंट सेट किए पूरा रूट का सिग्नल ऑफ नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब अगर मान लो सिग्नल ऑफ कर दिया, वो चाहे होम सिग्नल होने दो, स्टार्टर होने दो, जो भी पॉइंट से संबंधित है, और शंट सिग्नल पे भी लागू रहेगा। अब आप ऑफ करने के बाद पॉइंट को चेंज करो, मान लो हमने रिवर्स में पॉइंट को सेट करके स्टार्टर ऑफ कर दिया, अब पॉइंट चेंज करो कि रिवर्स से नॉर्मल हो जाए, नहीं होगा। क्यों? इंटरलॉक हो गया, लॉक हो गया वो। तो इस तभी तो सेफ्टी है ना। लोको पायलट को एक बार आपने सिग्नल ऑफ किया तो पूरा गारंटी के साथ जाता है कि हमारी गाड़ी सेफ जाएगी। अगर ऐसा होता सिग्नल ऑफ करने के बाद भी स्टेशन मास्टर पॉइंट को चेंज कर देगा तो डिरेलमेंट हो जाएगा, तो इसलिए वो फिर इंटरलॉकिंग का कोई मीनिंग नहीं है। तो सेकंड पॉइंट वो है कि एक बार सिग्नल ऑफ हो गए, क्लियर कर दिया है आपने, तो पॉइंट को आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि सिग्नल को पुट बैक ऑन करो। और कहीं कहीं वो भी रहता है, फिर रूट लॉक है, रूट कैंसिलेशन करना पड़ता है। होम सिग्नल को पुट बैक किए तो रूट कैंसिल करना है, रूट कैंसिल करने के बाद ही पॉइंट चेंज कर सकते हैं। उधर भी 120 सेकंड का टाइमर लगा रखा है सेफ्टी के लिए कि आप जल्दी नहीं 2 सेकंड में रूट कैंसिल करके पॉइंट चेंज कर दो और गाड़ी की दुर्घटना हो जाए, नहीं कर सकते। ओके, सो देन सी पॉइंट, इवन दो सिग्नल्स आर पुट बैक टू ऑन। तीसरा बात बोल रहा है कि ठीक है आपने सिग्नल पुट बैक ऑन कर दिया, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू अल्टर द पॉइंट अनलेस इंटेंडेड मूवमेंट ओवर सच पॉइंट इज कंप्लीटेड। जो बात मैं बोल रहा था कि सिग्नल पुट बैक करने के बाद भी पॉइंट को नहीं चेंज कर सकते, रूट लॉक हो जाता है कि जब तक कि उसके ऊपर या तो ट्रेन न पास हो जाए या तो फिर वो क्या करना पड़ता है, रूट कैंसिलेशन। रूट कैंसिलेशन बेसिकली एक तरह वही है, वो काल्पनिक रूप से गाड़ी पास हो गई ऐसा उसमें रीडिंग करता है। तो सी है, पुट बैक करने के बाद भी आप वो नहीं, क्योंकि मान लो होम सिग्नल किसी ने पुट बैक ऑन कर दिया है और ट्रेन होम सिग्नल जस्ट अप्रोचिंग है, पास हो रही है, तो पॉइंट नहीं चेंज कर सकते। क्यों? नहीं तो क्या होगा, ट्रेन का डिरेलमेंट हो जाएगा। नंबर डी, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू ऑपरेट सिग्नल्स लीडिंग टू कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट। मतलब जैसे मान लो रूटिंग सिग्नल्स है कोई भी, तो वैसा आप सिग्नल ऑफ नहीं कर सकते कि एक रूट दिखा रहा है लूप लाइन में, दूसरा रूट मेन लाइन में, ऐसा दो दो रूट दिखा रहा है कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट के, और इसी तरह माने होते, मतलब कि उसका दो मीनिंग निकले, उसमें येलो भी है ग्रीन भी है, कोई ऐसा कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट एस्पेक्ट नहीं आएगा सिग्नल में। वो सब सेफ दिया है कि सिग्नल फेल होगा तो रेड लाइट आएगी, बस स्टॉप सिग्नल फेल हुआ तो रेड आएगी, डिस्टेंट सिग्नल फेल हुआ तो येलो आएगी, डबल डिस्टेंट वाला फेल हुआ तो 2 येलो आएगी। यानी उसको बोलते हैं मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड एस्पेक्ट आता है सिग्नल फेल होने पे, ऐसा उसमें सेटिंग किया है। नंबर फिर से रिवीजन कीजिए सर। हाँ, मतलब ये है कि जो सिग्नल है, तो सिग्नल को जब ऑफ करेंगे तो उसमें कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट का मतलब होता है विरोधाभासी मूवमेंट। जैसे कोई आदमी है आपको बोले आगे जाओ पीछे जाओ, अरे आगे जाओ पीछे जाओ बोले तो क्या है मतलब, अब या तो बोलो आगे जाओ या तो बोलो पीछे जाओ। अगर वो दो बात बोल रहा है तो जो फॉलो करने वाला आदमी क्या है, वो रुक जाता है, साहब एक बार बताओ ठीक से। जैसे आपको किसी ने बोला कि जाके यार पॉइंट को रिवर्स में क्लैम्प करके आ जाओ, और फिर ऐसे बोल रहा है 2 सेकंड, नहीं 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 नॉर्मल में सेट करके आ जाओ। आपको भी डाउट आ जाएगा, सर पहले डिसाइड कर लो पैनल में देख के गाड़ी किस रूट से भेजना है और उसका पॉइंट रिवर्स में रखना सही है कि नॉर्मल में, पहले डिसाइड कर लो। ऐसे मत बोलो एक बार रिवर्स बोलो एक बार नॉर्मल बोलो, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसको बोलते कन्फ्लिक्टिंग बात। तो सिग्नल भी लोको पायलट को ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ रोड नंबर 1 के लिए भी दिखा रहा है, रोड नंबर 3 के लिए भी दिखा रहा है, दोनों रूटिंग ऑफ है। उसको बोलते कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट। या कभी कभी सिग्नल एक ही समय में येलो
या ग्रीन, दोनों दिखा रहा है लाइट, तो हालांकि रूल है कि लोको पायलट उसको फेल मानेगा, खराब मानेगा, रुक जाएगा, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए, कन्फ्लिक्टिंग इंडिकेशन नहीं आना चाहिए सिग्नल से, राइट, ये मतलब। देन ई पॉइंट, पॉइंट्स एंड सिग्नल्स कैन बी ऑपरेटेड ओनली इन सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या है, जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है उसी तरह पॉइंट सिग्नल का है कि ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में पहले लाइन क्लियर लेंगे, उसके बाद एलएसएस ऑफ होगा। पॉइंट का भी है, पहले पॉइंट सेट करना, बाद में सिग्नल ऑफ करना। प्रैक्टिकली पैनल में वैसा है, आप जैसे होम सिग्नल टर्न ऑफ कर दिए, उसके बाद में भी पॉइंट सेट किए तो हो जाता है प्रैक्टिकल में, लेकिन सेफ्टी के लिए सीक्वेंस में काम करना चाहिए कि पहले आप पॉइंट सेट करो, बाद में सिग्नल को ऑफ करो, नहीं तो पैनल में खराब होने का भी डर रहता है। ओके, ये बात। देन नेक्स्ट, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा ये है, और where signals are connected to any devices, signal shall not obey until the conditions for working such devices are fulfilled। तो इसका एग्जाम्पल, एफ पॉइंट का एग्जाम्पल समझ लो, जैसे ऑलरेडी हम लोग बात किए एलएसएस और ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का ले लो। डिवाइस का मतलब यहाँ समझ लो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एक डिवाइस है, तो अगर एलएसएस उससे जुड़ा है तो जब तक आप वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का शर्त है कि लाइन क्लियर लेना तो एलएसएस ऑफ होगा, तब तक आप नहीं कर सकते। दूसरा जो बताया उन्होंने, वो गेट सिग्नल का जो बैरियर है, कि जब तक आप बैरियर को बंद नहीं करोगे, चाहे स्लाइडिंग बूम हो या लिफ्टिंग बैरियर हो, तब तक गेट सिग्नल ऑफ नहीं होगा, वहाँ भी सिग्नल डिवाइस से जुड़ा हुआ है। तो दोनों बात सही है ना, कि जब तक शर्त पूरा नहीं करेंगे तब तक सिग्नल ऑफ नहीं होगा। देन एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग, ये देखो मोटा मोटा आपने समझ गया कि इंटरलॉकिंग का उद्देश्य क्या है। एक वर्ड में बोले तो सेफ्टी, पर उसका पूरा डिटेल में रूल पूछे तो एफ पॉइंट तक दिया है। देन एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग की मतलब क्या होता है कि इंटरलॉकिंग का जो क्या बोलते हैं मेन निष्कर्ष क्या है। The above objective can be summarized as 4 essentials of interlocking, कि जितना हमने एफ ए से लेके एफ तक पॉइंट देखा, डिफिनीशन देखा, तो उसका निष्कर्ष अगर समझें तो ये 4 बिंदु है, 4 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हमारा ट्रेन चलने का सिद्धांत ही यही है, सेटिंग ऑफ रूट। पहला, रूट बराबर सेट होना, रूट सेट होने के बाद लॉकिंग, रूट लॉक। अब देखो पॉइंट्स के ऊपर 2 तरह की लॉकिंग है, और इंटरलॉकिंग का मैं तो क्लास में जब पढ़ाता था ना, तो एक एग्जाम्पल और देता था उनको। आप लोग जो पैंट आजकल सब रेडीमेड खरीदने लगे, अब रेडीमेड पैंट ले लो या टेलर से सिला लो, तो देखो उसमें टेलर के पास एक इंटरलॉकिंग मशीन होती है, तो एक नॉर्मल सिलाई मारने के बाद फिर पैंट में स्टिचिंग में क्या है, इंटरलॉकिंग मशीन से इंटरलॉकिंग करता है उसको। तो इंटरलॉकिंग करने का मतलब क्या होता है कि फिर उसका जो नॉर्मल सिलाई है खुलती नहीं है, वो रेडीमेड पैंट में भी वैसा इंटरलॉकिंग मारते हैं, यानी डबल लॉक हो जाता है। तो जब हम पॉइंट को सेट करते हैं, मान लो नॉर्मल रिवर्स जो भी आपने सेट कर दिया, तो मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है आजकल मैक्सिमम, मैकेनिकल भी है तो भी, तो वहाँ मैकेनिकल लॉकिंग है, यहाँ इलेक्ट्रिकल लॉकिंग है। मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है, आपने सेट कर दिया तो अपने आप बिना आपका बटन घुमाए पॉइंट चेंज होता है क्या? नहीं होता है ना, जैसा पोजीशन में आपने सेट कर दिया वैसा ही वो पड़ा रहेगा। हम ट्रेन इवन जा सकती है उस पर, लेकिन हम अपना सेफ्टी के लिए 100% फुल प्रूफ बनाने के लिए जैसा क्लैंपिंग करते हैं तो उसके ऊपर हम लॉक भी लगाते हैं, वैसे ही सिग्नल में क्या है कि आपने मोटर से पॉइंट सेट किया, सेट करने के बाद लॉक, उसके ऊपर लॉकिंग किसका लगाते हैं हम? सिग्नल ऑफ करके। तो पॉइंट सेट होता है, लॉक होता है, और डबल लॉक होता है सिग्नल ऑफ करने के बाद। लॉक तो ऑलरेडी है, वो इंटरलॉक बोलो या डबल लॉक बोलो, सिग्नल ऑफ करने के बाद होता है। तीसरा हमारा उद्देश्य क्या है या उसका निष्कर्ष क्या है? होल्डिंग द रूट, कि एक बार सिग्नल ऑफ कर दिए
तो अपने आप ऐसा ना हो कि हाँ रूट चेंज हो जाए, कुछ वो हो जाए, वो इवन सिग्नल फेल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, पुट बैक हो जाएगा, फिर भी वो रूट चेंज नहीं होगा, वो लॉक चेंज नहीं होगा। खराब हो जाएगा सिग्नल तो भी नहीं खराब होगा, वो लॉकिंग, ऐसा लॉकिंग बनाया है, ऐसा रिसर्च किया उन्होंने। एंड बालासोर में क्या हुआ था सर? बालासोर का मैं बात करूंगा आपसे, बालासोर का एक वीडियो भी मैंने बनाया है, बताता हूँ उसको। होल्डिंग एंड लास्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट। कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट मतलब उसमें डिवाइस में जो सिग्नलिंग, जो इनका रिले रूम है, इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो वही ऐसा लोको पायलट को दो तरह का इंडिकेशन, दो इशारा नहीं आना चाहिए, डबल ट्रिपल नहीं, एक ही ऑर्डर आएगा, आपका गाड़ी रोड नंबर 1 के लिए सिग्नल ऑफ है, रोड नंबर 2 मेन लाइन के लिए ऑफ है, ऐसा ही सिग्नल इंडिकेट करेगा। ओके, देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है आगे वाला पॉइंट। कुछ तो थ्योरी समझ लिए, उसमें भी एमसीक्यू बनता है, स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग में भी ज़्यादा एमसीक्यू बन सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी डिवाइसेस प्रोवाइडेड एट स्टेशन। अब ये बताओ, एक हिंदी में जो कहावत है कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना कोई चीज़, या जो शक्कर चीनी डालते हैं, तो जितना डालोगे, मान लो आपने चाय में 1/4 चम्मच चीनी डाला है, तो बहुत हल्की फीकी चाय बनेगी ना। वो अपने लोग जो शुगर वाले पेशेंट लोग हैं, वो बिना चीनी के या 1/4 चम्मच चीनी वाली चाय पीते हैं। तो यहाँ पे उसका मतलब ये है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी डिवाइसेज प्रोवाइडेड एट स्टेशन, स्टेशन पे जो आपने सुविधाएं दी है, क्योंकि हर इंटरलॉकिंग में पैसा खर्च होता है, तो जो सुविधा आपने दिया है इन कन्फॉर्मिटी टू द स्पीड फैक्टर, सुविधा बढ़ाएंगे तभी स्पीड बढ़ सकती है, तभी इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आप बताओ, सर्विस करने के पहले हम लोगों के लिए बाइक खरीदना भी मुश्किल रहता है, थोड़ा दिन सर्विस करने के बाद 4 व्हीलर भी खरीद लेते हैं लोग, और थोड़ा दिन सर्विस किए, सीनियर बन गए, लोन ले लिए, अच्छा घर भी खरीद लिए। तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ रहा है? आपका इनकम बढ़ने के साथ। ऐसे ही जो स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग की बात करते हैं, वो हमारे जीवन का स्टैंडर्ड और उसका इंटरलॉकिंग का स्टैंडर्ड ऐसा समझने के लिए पैरेलल है। वहाँ पे भी आप सुविधाएं बढ़ाएंगे, उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो क्या सुविधाएं चाहिए इंटरलॉकिंग का और स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए, तो हम लोग आगे देखेंगे। 4 तरह का इस समय एट प्रेजेंट, पुराने टाइम में 3 ही स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग थे, 1 2 3 थे, इस समय 4 है स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग। ये ब्रैकेट में जो आप नीचे देख रहे हैं, नेमली स्टैंडर्ड 1R, 2R, 3R, 4R। R का मतलब क्या है, कौन बताएगा? दीपक और सुबोध बोले ये टॉपिक पढ़ा नहीं है तो क्या बताएं, है ना? क्यों भाई सुबोध? ये स्टैंडर्ड लॉकिंग होता है ना सर? स्टैंडर्ड 1 ब्रैकेट में R लिखा है ना, अभी स्क्रीन आया कि नहीं आपका? रिवाइज होता है ना सर? वेरी रिवाइज गुड, नहीं, ये रिवाइज नहीं होता। दीपू ने बताया क्या? हाँ दीपू बताया था, दीपू भी, रिवाइज ही होता है। हाँ, कभी कभी बारीक बातें दीपू को याद रहता है। आर का मतलब रिवाइज्ड है, नया, नया को रिवाइज्ड बोलते हैं, सेम मीनिंग है कि पुराने को 1R, 2R, 3R लिखते हैं। अब पुराने को तो बदल के ये 15-20 साल से ज़्यादा हो गया, तो ये नया वाला को ही अब पूछते पढ़ते हैं। तो ब्रैकेट में फिर भी रूल बुक में आर लगाया है कि नए वाले से सोचना है। आर मीन्स रिवाइज्ड, रिवाइज होता है सर? रिवाइज्ड नया, जैसे बोलते हैं ना रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन, मतलब नया हाँ। नया इंस्ट्रक्शन, वही है REVISED, रिवाइज्ड। ओके, ड्यूटी में सर इसलिए लेट बताया थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ आप अच्छा मालूम है आपको। ओके, मेरे असेसमेंट से आपका नॉलेज अच्छा है। चलो, ये स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग हो गया, 1R, 2R, 3R स्टैंडर्ड तो सब में लगा है। तो 4R का एक खूबी देखेंगे।
ये GNSR का ही कॉपी है, ये लगा दिया यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ आपको। द सिग्नल इक्विपमेंट, द मैनर ऑफ लॉकिंग, फेसिंग पॉइंट, यो स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाते हैं, सुविधा बढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना, जैसे अपना जीवन के इसीलिए उदाहरण दिए। द सिग्नल इक्विपमेंट, द मैनर ऑफ लॉकिंग, फेसिंग पॉइंट एंड ऑपरेशन ऑफ पॉइंट्स एंड सिग्नल्स डिफर इन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरलॉकिंग। सो इस पे बाद में मैं टाइम जब मिलेगा, अभी आजकल क्या है, आप लोग क्लास लेने की वजह से मेरे को टाइम कम मिल रहा है, वैसा भी इधर उधर का भी काम रहता है, नहीं तो इस पर मैं फ्रेश वीडियो ही बनाऊंगा। एक क्लास वाला है उतना क्लियर नहीं दिखता यूट्यूब में, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी है, इसका अच्छे से समझा के एक वीडियो भी बनाएंगे फ्रेश। सो इसमें रूल नंबर 1.3 दिया है, देखो ये जो टेबल डाला है सीरियल नंबर है, इसको पढ़ने के लिए भी ध्यान से देखना है। आइटम दिया है और इसके आगे जो 4 कॉलम बने हैं तो उसमें दिया है स्टैंडर्ड 1R, स्टैंडर्ड 2R, स्टैंडर्ड 3R, स्टैंडर्ड 4R, ऊपर ही लिखा है। तो कैसे पढ़ेंगे, देन सेकेंड रो में आ जाओ, अलाउबल स्पीड, पहला बात है स्पीड, तो ये MCQ के लिए यहाँ JRTI में भी पूछते हैं MCQ में, तो अभी याद किए रहे तो यहाँ आने के बाद ट्रेनिंग में भी फायदा करेगा आपको। स्टैंडर्ड 1R में मैक्सिमम स्पीड है 50 kmph तक, यानी स्टैंडर्ड 1R की सुविधा है, ये पुराने टाइम में रहता था, आजकल सब हायर स्टैंडर्ड में है स्टेशन, कि जहाँ पे पुराने टाइम में स्टैंडर्ड 1R तक की सुविधा है। स्टैंडर्ड 1R की सुविधा में क्या क्या होता है वो नीचे मिलेगा आपको, धीरे धीरे मिलेगा, पहले स्पीड देख लो। स्टैंडर्ड 2R में गाड़ियों का स्पीड कितना जा सकता है, 110 kmph तक, 110 तक जा सकता है, उसके ऊपर नहीं, ये ध्यान देना है, ये तक का मतलब है। और स्टैंडर्ड 3R में कितने स्पीड तक गाड़ी जा सकती है, 140 तक जा सकती है, उसके ऊपर 141 नहीं जा सकती, रूल का मतलब ये है। स्टैंडर्ड 4R में कितना स्पीड जाएगी, 160 kmph, बस उसके ऊपर नहीं जाएगी, उसके ऊपर जाना है तो फैसिलिटी बढ़ाना है, जो भी करते होंगे वो स्टैंडर्ड 5R लाना पड़ेगा, जो भी करेंगे रूल चेंज करेंगे। देन नेक्स्ट बात है, स्पीड के बाद आइसोलेशन का बात करेंगे, जो आइसोलेशन का आपका बर्निंग टॉपिक 2 दिन से बात कर रहे हैं हम लोग ग्रुप में। तो स्टैंडर्ड 1R में जिस स्टेशन में 50 के नीचे गाड़ियां चलती है तो वहाँ पे स्टेशन में आइसोलेशन है नहीं है कोई ज़रूरी नहीं है, नॉट कंपलसरी। तो इसीलिए जो आपका MCQ था ना कि आइसोलेशन इज कंपलसरी या रिक्वायर्ड वेयर ट्रेन्स रन एबव 50 kmph, तो जहाँ 50 के ऊपर चलेगी वहाँ आइसोलेशन अनिवार्य है। यहाँ तो 50 तक या 50 के नीचे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपलसरी नहीं है, वो स्टैंडर्ड 1R है, पुअर स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड 2R में कितना स्पीड है, स्पीड से ही निर्धारित हो जाएगा, 110 kmph, तो आइसोलेशन कंपलसरी हो गया। ऊपर सब में कंपलसरी हो जाएगा, 3R 4R सब में कंपलसरी हो जाएगा। ये याद करने का तरीका रखना, पहले स्पीड याद कर लो, 50, 110, 140, 160, 1R 2R 3R 4R अपने आप समझ में आ जाएगा, स्पीड याद हो गया, 50, 110, 140, 160। दूसरा याद कर लो भाई, आइसोलेशन अप टू 50 नहीं चाहिए, यानी स्टैंडर्ड 1R अगर पूछ ले कोई कि स्टैंडर्ड 1R वाले में आइसोलेशन कंपलसरी है कि नहीं, नॉट कंपलसरी, बाकी सब में कंपलसरी, तो 2 चीज़ याद हो गई। तीसरा याद करो, 2 एस्पेक्ट होना चाहिए या मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल होना चाहिए। तो 1R में तो स्लो चल रही है तो उसमें 2 एस्पेक्ट भी चलेगा, MAS भी चलेगा। अब 2R का भी याद कर लो, यानी 1R और 2R 110 तक, 110 के अंदर तक गाड़ियां चल रही हैं तो उसमें 2 एस्पेक्ट सिग्नल और MAS दोनों चलेगा। जहां 2 एस्पेक्ट चलेगा MAS तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन स्टैंडर्ड 3R में क्या हुआ, 110 के ऊपर चलेगी गाड़ी, तो 110 के ऊपर जहां बात आएगी तो कंपलसरी MAS ही चाहिए, मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल चाहिए, 2 एस्पेक्ट से काम नहीं चलेगा। 2 एस्पेक्ट पुराने टाइम में इसीलिए गाड़ियां स्लो चलती थी। नंबर 3 डबल डिस्टेंस का, देखो आपको पढ़ा है डिस्टेंस सिग्नल में तो याद होगा।
ऑलरेडी याद होगा। स्टैंडर्ड 1 आर में नॉट कंपल्सरी। स्टैंडर्ड 2 आर में क्या है, 110 तक ही गाड़ी चलती है। तो हमने रूल में क्या पढ़ा है, 110 के ऊपर चलेगी तो कंपल्सरी है डबल डिस्टेंस सिग्नल। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है डिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब होता है कंपल्सरी नहीं होता, दिए तो अच्छा है। डिजायरेबल का मीनिंग क्या है, अगर डबल डिस्टेंस लगाए स्टैंडर्ड 2 आर में तो अच्छा है, लोको पायलट को सूचना ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अनिवार्य नहीं है। 3 आर 4 आर में डबल डिस्टेंस अनिवार्य है, क्योंकि रूल में दिया है कि एबव 110 गाड़ियों के लिए डबल डिस्टेंस सिग्नल अनिवार्य है। समझ में आया? आगे भी पॉइंट है अभी। ये वाले आसान है, और आसान क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसा नहीं सोचना, जोर से बंद करो, ऐसा नहीं समझना कि हमेशा कठिन क्वेश्चन पे जोर दिया जाता है। ऑलमोस्ट 80% जो क्वेश्चन है एग्जाम में इजी वाले ही पूछते हैं, उसमें लोग गलती ज़्यादा करते हैं। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। चौथा पॉइंट, पॉइंट ऑपरेशन। मतलब 1 आर 2 आर 3 आर 4 आर में जो पॉइंट ऑपरेट होता है, जैसे होता है ना मैकेनिकल का मतलब होता है वो जो लीवर रहता था। इलेक्ट्रिकल बोले तो क्या है, अपना मोटर ऑपरेटेड हो गया। तो वही बात यहाँ दिया है कि पॉइंट ऑपरेशन स्टैंडर्ड 1 आर में, वहाँ पे पुराने टाइम में जैसे गाड़ियाँ स्लो चलती थी तो मैकेनिकल चलता था, लीवर से ऑपरेट करते थे पॉइंट को। यार्ड में कहीं कहीं अभी भी है, तो वहाँ गाड़ी 50 के ऊपर नहीं जाती है। स्टैंडर्ड 2 आर में क्या है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यानी दोनों चलेगा। जैसे उसमें है ना 2 एस्पेक्ट एमएएस दोनों चलता है, तो इसमें भी मैकेनिकल भी चलेगा 110 तक, या इलेक्ट्रिकल भी चलेगा, दोनों चलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल को बेटर मानते हैं। अब आजकल तो हर जगह इलेक्ट्रिकल हो गया है। हमको लगता है स्टैंडर्ड 3 आर का स्पीड तो हर जगह फॉलो हो रहा है, 110 के ऊपर गाड़ियाँ चल ही रही हैं हर सेक्शन में। स्टैंडर्ड 3 आर में भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों परमिटेड है, क्योंकि मैकेनिकल को भी सिग्नल लॉक कर देता है ना, तो इसलिए स्टैंडर्ड 3 आर तक मैकेनिकल भी परमिटेड है, इलेक्ट्रिकल तो परमिटेड है। और स्टैंडर्ड 4 आर में प्योर इलेक्ट्रिकल चाहिए, वहाँ मैकेनिकल नहीं चलेगा, क्यों, हाई स्पीड मानते हैं, 140 के ऊपर को हाई स्पीड माना जाता है, राइट। तो नंबर पॉइंट 5, तो जो ऊपर के आपने देखा था ना वो वाले पॉइंट, डबल डिस्टेंट, स्पीड और 2 एस्पेक्ट एमएएस, तो 3-4 पॉइंट देखे थे, वो इजी हैं, वो एग्जाम में ज़्यादा पूछते हैं। अब आगे थोड़ा थोड़ा टेढ़ा होता जाता है, याद भी कम होता है, तो इसको भी एग्जाम में भी कम ही पूछते हैं, फिर भी देख लो एक बार। देन पॉइंट लॉकिंग ऑपरेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल यानी मोटर ऑपरेटेड। और लॉकिंग कैसा रहता है, सो स्टैंडर्ड 1 आर में की आर फेसिंग पॉइंट हैंड प्लंजर, यानी पुराने टाइम में यूज होता था हैंड प्लंजर, पता नहीं कैसे लॉक करते थे, मैंने भी नहीं देखा है इसको, पर वो मैकेनिकल टाइप एकदम होगा, जैसे अपना क्लैंप वगैरह लगाते हैं ना, उस टाइप का था वो कुछ। देन स्टैंडर्ड 2 आर फेसिंग पॉइंट लॉकिंग विथ पॉइंट मशीन। इसमें अपने लोग सब लोग काम कर रहे हैं एक तरह से, अपना जो मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है एक तरह से वो मशीन से, मोटर से लॉक होता है नॉर्मली। फेल हुआ तो बात अलग है, हम क्लैंप लगाते हैं, पर जब सही सब चीज़ है तो मशीन से लॉकिंग है, यानी मोटर से लॉकिंग है। स्टैंडर्ड 3 आर में फेसिंग पॉइंट लॉकिंग विथ पॉइंट मशीन, सेम मशीन ही यूज करते हैं। और स्टैंडर्ड 4 जहाँ पे 140 के ऊपर परमिट कर रहे हैं, जहाँ भी किया होगा इन्होंने, अपने शायद डिवीजन में हर जगह नहीं होगा ये, तो जहाँ पे परमिट किया है इन्होंने 140 के ऊपर की स्पीड, वहाँ क्लैंप टाइप डायरेक्ट लॉकिंग डिजायरेबल, यानी जो मोटर ऑपरेटेड पॉइंट है उससे अलग रहेगा। इसको मैंने भी नहीं देखा है भाई, अगर ऐसा गूगल में सर्च करें तो देखने को मिलेगा, मैंने अभी सर्च नहीं किया है। उसका नाम है, अगर 140 के ऊपर गाड़ियाँ चलाना है तो क्लैंप टाइप डायरेक्ट लॉकिंग, कुछ वही फेसिंग पॉइंट में कुछ लगाते होंगे, क्लैंप टाइप मशीन वो रहेगी तो मशीन से ही। ओके, देन 6, इसीलिए बोल रहे ये वाले एग्जाम में कम पूछते, ऊपर के जो पढ़ा आपने 3-4 पॉइंट वही पूछते एग्जाम में ज़्यादा। 6 पॉइंट डिटेक्शन।
पॉइंट डिटेक्शन का मतलब जो अपना पैनल में पहचानते हैं ना कि नॉर्मल में है कि रिवर्स में है, फ्री इंडिकेशन, उसको बोलते हैं पॉइंट के पोजीशन को पहचानना। तो 1 आर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या है आपको खुद देखना है जाके। इलेक्ट्रिकल का मतलब इंडिकेशन आता है पैनल में, तो आजकल तो सब इंडिकेशन आता है, और ये सभी स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिकल चलेगा। 1 से लेके 4 तक इलेक्ट्रिकल परमिटेड है, मैकेनिकल 3 तक परमिटेड है, 1 to 3 तक। तो मैकेनिकल तो आजकल तो सब है कि पूरा इलेक्ट्रिकल ही पैनल में दिखता है वो। देन 7 लॉक डिटेक्शन। पॉइंट लॉक हुआ तो उसका इंडिकेशन आना चाहिए पैनल में। सो स्टैंडर्ड 1 आर में नॉट कंपलसरी है। 2 से लेके 2, 3, 4 ये क्या है लॉक डिटेक्शन। जब आप होम सिग्नल ऑफ करते हो या कोई भी इवन सन सिग्नल पैनल में ऑफ करते हो तो आपने देखा होगा डॉट 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 जो येलो ब्राइट रंग का वो बन जाता है, रूट, जिसको बोलते रूट बन गया, उसी को बोलते लॉक डिटेक्शन। लॉक होने का पहचान आती है पैनल में, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड 2 के ऊपर सब में कंपलसरी है, पैनल में दिखना चाहिए स्टेशन मास्टर को कि हमारा लॉक हो गया है रूट। 8वां है इंटरलॉकिंग। ये सब एसएनटी के वर्ड हैं। की आर मैकेनिकल, 1 आर में तो वही चाबी वाला सिस्टम है। अब 2 आर से नया वाला शुरू हुआ जिसमें हम लोग भी सब काम किए हैं, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, यानी 2 आर से लेके और 3 आर, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक तीनों परमिटेड है। लेकिन जो हाईएस्ट वाला है 4 आर 140 के ऊपर, वहाँ मैकेनिकल परमिटेड नहीं है, ओनली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक परमिटेड है। ट्रैक सर्क्यूटिंग, एक्सियल काउंटर ट्रैक सर्क्यूटिंग जो देखते हैं अपना रहता है स्टेशन में, आईवी एरिया में रहता है, ऑटोमेटिक एरिया में रहता है, कहीं कहीं जो लाइन ऑक्यूपाइड है कि नहीं ऑक्यूपाइड है उसको भी ट्रैक सर्क्यूटिंग रहता है, पैनल में दिखता है। 1 आर में कंपलसरी नहीं है। 2 आर में क्या है, मैकेनिकल, मेन लाइन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑल रनिंग लाइन, यानी रनिंग लाइन का जो कि फ्री है या ऑक्यूपाइड है हमारे पैनल में दिखता है वो 2 आर से ही शुरू हो जाता है। 2 आर, 3 आर, 4 आर में सभी रनिंग लाइन का हमारे पैनल में दिखता है कि लाइन फ्री है कि ऑक्यूपाइड है, उसको बोलते हैं ट्रैक सर्क्यूटिंग से ही तो पहचानते हैं ना हम लोग। ओके। देन नंबर 10 ब्लॉक वर्किंग। ब्लॉक वर्किंग का मतलब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की बात है। तो टोकन आजकल तो कहीं नहीं रह गया, क्योंकि टोकन सिस्टम में देखो स्पीड ही कम है, 110 तक ही गाड़ी जा सकती है। यानी 1 आर में टोकन से, टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से चल जाएगा, आजकल देखने को नहीं मिलता। 2 आर में टोकन या एसजीई। एसजी का मतलब वो डबल लाइन का है, सिंगल लाइन में रहेगा तो जो पड़नूर है वो सब चलेंगे जो चलते हैं, इलेक्ट्रिकल ही बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। और जब स्टैंडर्ड 3 आर में आते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल वाले ही ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे, एसजीई ट्रैक सर्क्यूट, एसजीई ट्रैक सर्क्यूट, यानी इलेक्ट्रिकल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट ही यूज कर सकते हैं। नंबर 11 प्रिवेंटिंग सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी स्पैड से रोकने के लिए उपाय क्या हो सकता है। इसका उपाय जो कवच सिस्टम नया ढूंढा है ना इन्होंने, कवच, जिसका हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे ना, IRATP का अमेंडमेंट 20 में दिया ना, लास्ट अमेंडमेंट जो पढ़े थे हमें, ऑटोमेटिक ट्रेन। यस सर। हाँ, IRATP क्या है, इंडियन रेलवे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है ना, ऐसा। तो ये जो है उसकी बात कर रहे हैं कि वो कवच सिस्टम जो है 1 आर, 2 आर, 3 आर 140 तक कंपलसरी नहीं किया है रेलवे बोर्ड ने, और इवन 4 आर में कंपलसरी नहीं किया, क्योंकि कवच अभी तो स्टार्टिंग है स्टेज। 4 आर में भी डिजायरेबल लिखा है, यानी लगाए तो अच्छा है, तो लगा ही रहे हैं। अब ये लग जाने के बाद फिर रूल चेंज करके लोग कंपलसरी करेंगे, 3 आर पहले 4 आर में करेंगे, फिर 3 आर में, और क्या पता एक और स्पीड बढ़ा दें 160 के ऊपर 5 आर भी लगा दें कवच आने के बाद, वो भी हो सकता है।
राइट। सो ये है। इसमें जो ऊपर के ये पहली इसके पहले वाली स्लाइड में ये वाले हैं ना, तीन क्या इसमें चार है, देखो। स्पीड है, आइसोलेशन है, टू एस्पेक्ट एमएएस है और डबल डिस्टेंस। ये चार को कंपलसरी बाय हार्ट कर लेना, बाकी वाले तो नहीं पूछते नॉर्मली। ठीक। उसके आगे का पॉइंट्स देखेंगे क्या है। थोड़ा पॉइंट ये और है, ये 3-4 पॉइंट और है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ये वाले पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट ऐसे सुन लो बस। व्हाइल प्रोवाइडिंग द एबव स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरलॉकिंग, मतलब कि नीचे बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड ऑफ इंटरलॉकिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। नंबर 1, isolation is not compulsory provided that conditions laid down in GR 4.11 are complied with as given below। GR 4.11 में स्पीड के बारे में दिया है ट्रेन का, कि वही एबव 50 है तो आइसोलेशन चाहिए, और बिलो 50 चलाना है तो आइसोलेशन कंपलसरी नहीं है, वो ए पॉइंट में दिया है, वो GR को यहाँ उन्होंने कोट कर दिया है। दूसरा बी पॉइंट है, इन एवरी केस इन विच ट्रेन्स आर परमिटेड टू रन थ्रू ऑन ए नॉन आइसोलेटेड लाइन। अगर किसी स्टेशन में आइसोलेशन का सुविधा नहीं है मान लो, तो रन थ्रू ट्रेन आप भेज रहे हैं तो जो संटिंग मूवमेंट रोक देना है उसमें एक तरह से स्टेशन मास्टर के लिए है, लेकिन आजकल हर स्टेशन में आइसोलेशन लगा दिया है। और अगर कोई 5.23 रूल नंबर दिया है नीचे कि अगर कोई स्टेबलिंग किया है तो जो स्टेबलिंग का रूल है कि पूरा सब उनका हैंड ब्रेक, स्किट्स, वेजेज, चेन सब लगे होने चाहिए, उसका पॉइंट विपरीत दिशा में सेट होना चाहिए ताकि कोई गाड़ी उस पर ना आ सके और ये स्टेबल लोड गलती से दूसरे लाइन पे भी ना जा सके। ओके, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब इसके बाद है लास्ट पॉइंट, डबल डिस्टेंस सिग्नल। ऑलरेडी हम लोग पढ़े, इसमें एक पॉइंट जो उस दिन ब्रेकिंग डिस्टेंस था यहाँ लास्ट में दिया हुआ है कि डबल डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड ऑन सेक्शन वेयर गुड्स ट्रेन हैव ए ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 किलोमीटर। तो उस दिन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर 110 के ऊपर स्पीड चलती है गाड़ी तो डबल डिस्टेंस चाहिए, और 110 तक डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर वो जहाँ पे डाउन ग्रेडियंट रहता है, फॉलिंग ग्रेडियंट, तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा लगता है गाड़ी को रुकने में लोडेड ट्रेन को, तो वहाँ भी डबल डिस्टेंस सिग्नल अनिवार्य रूप से लगाना चाहिए। एट स्टेशन प्रोवाइडेड विथ सेंट्रल पैनल इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड 3R और स्टैंडर्ड 4R ऑन हाई डेंसिटी रूट suitable means for verifying complete arrival of trains are required। so रेलवे बोर्ड का एक बात और कहना है, 3R का मतलब क्या है, एबव 110 गाड़ी चल रही है 110 से 140 तक, 4R में 140 से लेके 160 तक के एमपीएस तक गाड़ी चल रही है। हाई डेंसिटी का मतलब ज़्यादा है, नंबर ऑफ ट्रेन ज़्यादा है। वहाँ पे जो ट्रेन का कंप्लीट अराइवल है तो क्या लगाते, बीपीएसी। सो वेरीफाइंग कंप्लीट अराइवल ऑफ ट्रेन, उसके लिए उचित साधन लगाना चाहिए, बोले तो वही बीपीएससी की बात कर रहे हैं। ब्लॉक प्रोवेन एक्सियल काउंटर लगाना चाहिए। ओके, तो तब उससे क्या है, सुरक्षा बढ़ती है। तो इतने पॉइंट हैं इंटरलॉकिंग में। अब अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो बताओ। किसी का मन में कोई क्वेश्चन आया है तो पूछो। सर प्रेजेंट में तो भारत में 4 R तक है सर। हाँ, हमारे GNSR के हिसाब से तो 4R तक ही है। जब GNSR में 4R के ऊपर बात नहीं कर रहे, 160 तक है। तो ये जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से बोलते होंगे कि अहमदाबाद और बॉम्बे रूट में जो सुनते हैं कि वो गाड़ी, इसमें दो तीन बातें हैं। ये सब तो न्यूज में हम लोग सुनते हैं ना, न्यूज की बात है, जनरल नॉलेज है, न्यूज है। एक तो जो IIT मद्रास वालों ने उसको क्या बोलते हैं, लूप क्या बोलते हैं उसको, पूरा नाम याद नहीं आ रहा है। इसमें गाड़ियां, ट्रेन जो है लूप में चलती है, ड्राइवर नहीं रहते उसमें, वो मैग्नेटिक वैक्यूम ट्यूब में चलती है।
आईआईटी मद्रास वाले मिलके और आरडीएसओ के साथ डेवलप कर रहे हैं, और कोई एक डिपार्टमेंट लगा है। वो गाड़ियां तो 700-800 किलोमीटर पर आवर चलेगी। एक तो वो है। दूसरा जो आप बोल रहे हैं कौन सा ट्रेन है, ये जो अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में चलाया था, न्यूज में आया था, सेमी हाई स्पीड सर, सेमी क्या हाई स्पीड। कितना स्पीड था उसका? वही सर 200 250 किलोमीटर या सर, 250 किलोमीटर ऐसे है ना? तो बुलेट उसमें बुलेट ट्रेन है सर। बुलेट ट्रेन है, तो उसमें जो मेरा अंदाजा है, मैं भी वहाँ देखा नहीं, सफ़र नहीं किया, और ना ही डिटेल में गूगल में पढ़ा, जी इंडसार में तो है नहीं उसके बारे में। तो वो जहाँ तक मेरा अंदाजा है कि दोनों साइड में वो रहेगा फेंसिंग, दीवाल दीवाल बनी रहेगी पूरा। जैसे आजकल नए हाईवे बना रहे हैं ना, कि एंट्री और एग्जिट के लिए 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे आपको बाहर निकलना है, तो उसका प्रॉपर सब बनाया हुआ है, टोल गेट, ऐसा उतरना वैसा चढ़ना, कि आप बीच में जहाँ चाहो ट्रेवल किए होंगे ना टोल हाईवे पे, कि जहाँ चाहो वहाँ से उतर नहीं सकते, जहाँ चाहो वहाँ से ज्वाइन नहीं कर सकते। उसका ज्वाइनिंग पॉइंट और एग्जिट पॉइंट फिक्स किया हुआ है, एग्जिट गेट, एंट्री गेट, है ना? देखा है ना कि नहीं देखे भाई? तो उसमें क्या है, जानवर वानवर नहीं आ पाते। देखो वहाँ पे कैसा अरेंजमेंट है हाईवे पे, जब जहाँ पे आपका 4 व्हीलर सब 120 110 का स्पीड में भागती है, 2 व्हीलर नहीं रहता है। उसी तरह ये जो बुलेट ट्रेन वगैरह चलाएंगे तो इनका क्या होगा, डेडिकेटेड कॉरिडोर रहेगा, दूसरी ट्रेनें उसमें एंट्री नहीं कराएंगे। और साइड में जो जानवरों वगैरह का डर रहता है ना, वो सब प्रोटेक्शन पूरा लगा रखा होगा, जिस तरह से भी फेंसिंग लगाया हो, फेंसिंग लगा के प्रोटेक्शन करके। बाकी जो इंटरलॉकिंग का अरेंजमेंट है ठीक है, ये जो 4R की इंटरलॉकिंग है ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक इस टाइप का लगा के उसमें फिर सीआरएस का अप्रूवल लेके बढ़ाया होगा स्पीड, ऐसा ही किया होगा। सबसे मेन खतरा ये इंटरलॉकिंग अपना जो 4R है ना, इसमें 160 के ऊपर भी गाड़ी चल सकती है, ऐसा बात नहीं है। ये रूल में क्यों नहीं देने, दूसरे भी तो प्रॉब्लम है। अपने जो रेलवे ट्रैक बने हैं, कोई भी जानवर आ जाता है रेलवे ट्रैक पे, या कोई आदमी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा कहीं पर भी, तो दूसरे तरह के भी तो प्रॉब्लम्स है, राइट? वो सब बात देख के और इंटरलॉकिंग में जो फैसिलिटी है वो बढ़ाएंगे। तो मेरा तो इतना ही रिप्लाई है। आप कुछ ऐड करना है तो बताओ, आपको सर कुछ। इंटरलॉकिंग में पढ़ा देते थे तो हमको एक माइंड में आया सर, वो बड़ा बालासुर का एक्सीडेंट वो कैसे हाँ, हुआ था, तो बालासोर का हमको एक्सीडेंट, हाँ, इंटरलॉकिंग। थोड़ा मेरे को भी याद कर, बालासोर में क्या हुआ था, एक बार थोड़ा बताओ तो मेरे को याद आ जाएगा। सर पॉइंट वो एसएमटी वाला काम कर रहा था ना, एसएमटी वाला उस टाइम में ही सब अन- करेक्ट। टीएसएम सर रेलवे रूम में कुछ किया था। वो क्या हुआ था, एक मिनट देखें, हमारे पास पीटी है क्या यहाँ पे, बालासोर एक्सीडेंट का। वो क्या हुआ था बेसिक, थोड़ा थोड़ा मेरे को भी याद आ रहा है। अगर पीपीटी मिलता है तो मैं 5 मिनट दिखा देता हूँ आपको, पहले ट्राई करता हूँ। बालासोर ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट, ये पीपीटीएक्स, ये स्क्रीन पे आया क्या आपको? देखो आया है सर। आया ना, ओके। तो इसी से थोड़ा छोटा है, काम चला लेंगे थोड़ा देख। मैं इसमें एक बार देख के क्या होता है कि काफ़ी दिन पहले मैंने बनाया, इसका वीडियो भी बनाया है, पीपीटी भी है, और फिर आपको इसका ब्रीफ भी बता देंगे। चलो डेट तो छोड़ो, 2023 का है ना, 2 जून, टाइम एट अराउंड 19 आवर्स, शाम को हुआ था। ट्रेन इन्वॉल्व कोरोमंडल एक्सप्रेस, शालीमार, अच्छा ये मतलब कहाँ से कहाँ तक चलती है? कोरोमंडल एक्सप्रेस शालीमार से चेन्नई, मतलब मद्रास तक चलती है। और दूसरा ट्रेन था, तीन ट्रेन का एक्सीडेंट इसमें इन्वॉल्व हुआ है ना। तो आयरन और लोडेड एक गुड्स ट्रेन थी, एक तरह से रुकी हुई थी स्टेशन में वो जो है। अच्छा, तीसरी गाड़ी वो भी एक्सप्रेस ट्रेन थी, 12864 SMBT बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस।
तो एक जो थी बेंगलोर से यानी साउथ से हावड़ा की ओर जा रही थी, और दूसरी जो थी शालीमार से चेन्नई यानी उधर से साउथ की ओर जा रही थी, अपोजिट डायरेक्शन में, अप एंड डाउन डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। और जो गुड्स ट्रेन थी और रुकी हुई थी स्टेशन में, राइट। देन चलेंगे आगे। ये तो फोटो है दुर्घटना का, ये तो न्यूज़पेपर वाले जो छापते हैं वहां से मिलेगा, मैं तो थोड़ी गया था वहां पे, हाँ ठीक है। ये तो दुर्घटना के फोटो है, देख के दिल डर जाएगा, बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई थी। ये डायग्राम भी मेरे को इंटरनेट से ही मिला था। इसमें डायग्राम में फिर भी समझने लायक बात है। देखो डाउन लूप में दिखा रहा है गुड्स ट्रेन रुकी हुई है, और डाउन मेन लाइन पे ट्रेन आने वाली है, अप मेन लाइन पे खाली दिख रहा है, और एक गुड्स ट्रेन अप लूप लाइन पर भी है, यानी दोनों मेन लाइन पे एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली है, दोनों तरफ लूप लाइन पे गुड्स ट्रेन है, और ऐसा डायग्राम दिखा रहा है। आगे चलो अपना जो डिटेल समाचार मिला है, ये तो फोटो है, छोड़ो इसको। देन बालास कोरोमंडल एक्सप्रेस वाज ट्रेवलिंग फ्रॉम शालीमार टू हावड़ा टू चेन्नई, शालीमार इन हावड़ा, यानी कि साउथ की ओर जा रही थी, हावड़ा की तरफ से साउथ की ओर जा रही थी कोरोमंडल एक्सप्रेस ऑन अप लाइन, अप मेन लाइन में जाएगी, रन थ्रू ट्रेन थी, और द हावड़ा चेन्नई मेन लाइन नियर, स्टेशन का नाम छोड़ दो। एट द सेम टाइम जो दूसरी SMVT ट्रेन थी बेंगलोर से हावड़ा यानी साउथ से नॉर्थ आने वाली, वाज ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल बेंगलुरु टू हावड़ा ऑन एडजेसेंट डाउन लाइन। तो दोनों मेन लाइन में ये एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी, पास होने वाली थी। हुआ क्या, बोथ ट्रेन वेयर नॉट शेड्यूल्ड टू स्टॉप, वहाँ उस स्टेशन पे रन थ्रू ट्रेन थी दोनों, एंड वेयर गिवन ग्रीन सिग्नल टू प्रोसीड अलोंग द मेन लाइन। क्लियर है एकदम, देखो दोनों लोको पायलट्स को ग्रीन सिग्नल है मेन लाइन का, दिखा रहा है उनको इंडिकेशन। मेन लाइन रन थ्रू जा रहे थे, एकदम हाईएस्ट स्पीड में जा रहे थे, जो भी सेक्शनल स्पीड वहाँ अप टू 140 kmph परमिटेड होगी। The trains were traveling fast close to the maximum MPS 128 kmph, ये तो अंदाजा है लोगों का, लेकिन वहाँ पे 140 तक स्पीड परमिटेड होगी, समझ लो। द एक्सीडेंट अकर्ड अराउंड, वो टाइमिंग को छोड़ दो, हाँ क्या हुआ क्या, ड्यू टू सिग्नलिंग डिफेक्ट द हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन डाइवर्टेड टू द लूप लाइन वेयर द हेवीली लोडेड गुड्स ट्रेन वाज वेटिंग। हुआ वही कि जो मेन लाइन में रन थ्रू चले जाना था, वो सडनली लूप लाइन में उसके पॉइंट सेट थे। इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्नल के साथ में छेड़छाड़ हुई है। रिले रूम इनका, इसी के बाद में रिले रूम का बहुत बड़ा रेलवे बोर्ड का वो आया, उसका भी अमेंडमेंट आया, क्योंकि वो रिले रूम वाला जो अमेंडमेंट दिया है ना, तो वो सब लोग तो उतना, जो स्टेशन मास्टर है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी डबल लॉकिंग कर दिया रिले रूम का, चाबी मतलब 2 लाख तो था ही उसका, और कुछ सिस्टम लगाया, EKT लगाया है, जो अमेंडमेंट बनाया था तो मैंने पूरा याद किया था, अभी ध्यान से निकल गया है। सो EKT बॉक्स लगाया, जैसे अपना वो रहता है ना क्रैंक हैंडल का, उसी तरह पहले नहीं रहता, पहले स्टेशन मास्टर चाबी रखता था, एक चाबी SNT के पास रहती थी रिले रूम की। अब क्या कर दिया, EKT सिस्टम है, उसका काउंटर है, रीडिंग आएगा, और उसको जैसे अपना क्रैंक हैंडल निकालते स्टेशन में, वैसे रजिस्टर मेंटेन करना है, निकालना है, उसमें बहुत सारा डिटेल दिया है अमेंडमेंट में, ये रेलवे बोर्ड ने दिया पूरा। एक्सीडेंट यही होने के बाद में इसमें डेफिनेटली रिले रूम खोला था SNT वाले ने, कोई न कोई उनका स्टाफ था, और जो भी जानबूझ के किया या टेक्निकल खराबी, बात यही है, लोग इसीलिए बच जाते हैं, नहीं तो इसमें तो क्या है, फांसी की सज़ा मिलना चाहिए, जो भी SNT वाला जिम्मेदार है। इसमें स्टेशन मास्टर का गलती नहीं है, लोको पायलट का गलती नहीं, गार्ड का, किसी का गलती नहीं, ऑपरेटिंग का गलती सीधा SNT डिपार्टमेंट का ही है, सबको मालूम भी हो गया। अब वो क्या है, टेक्निकल खराबी बोल के हो सकता है पनिशमेंट जो ये रिमूवल या ये सब मिल जाता है, एक्चुअल में तो क्रिमिनल पनिशमेंट है ये। CBI को लगा दिया, लेकिन टेक्निकल चीज़ें प्रूव करना आसान नहीं है ना,
कि किसी ने किया या अपने आप खराब हुआ। वो ऐसा हो गया कि जैसे पॉइंट लूप लाइन में सेट है और सिग्नल मेन लाइन को दिखा रहा है लोको पायलट को, इसलिए तो एमपीएस में जा रहा है, और गाड़ी गई लूप लाइन में, ट्रेन के पीछे, गुड्स ट्रेन के पीछे हेड ऑन कोलिजन ही हो गया, पीछे से मार दिया इंजन, तो कोलिजन ही है, बहुत बड़ा कोलिजन है। और क्या हुआ बड़ा एक्सीडेंट, जब ये गुड्स ट्रेन को जाके लूप लाइन में मारी तो लोको पायलट को तो पता ही नहीं था कि मैं लूप लाइन में जाऊंगा, 130 के एमपीएच में जा रहा है मेन लाइन में। तो इसके कोचेज जो डिरेलमेंट हो गए, वो बगल वाली जो दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उससे दोनों की टक्कर हो गई, उसमें और ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई। एग्जैक्ट गिनती है वो नहीं पता लगी, इसमें देखो न्यूज़पेपर में जो दिया है कुछ इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर के हिसाब से यहाँ पे दिया है, देखो नॉट लेस देन 296 पीपल वेयर किल्ड इन द क्रैश। ये उस समय का 1-2 दिन के अंदर जो न्यूज़पेपर में मिला, वो मैंने भी एज पर न्यूज़पेपर ही लिख दिया ऐसे ही, कि कम से कम 296, कम से कम 300 लोगों की डेथ हो गई। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोग और हुई होगी डेथ, एंड मोर देन 1200 वेयर इंजर्ड, सीरियसली इंजर्ड वाले हैं सब ये। जिसका पैर गायब हो गया, हाथ गायब हो गया, उसका ज़िंदगी खराब हो गया, ऐसे लोग भी 1000 लोगों से ज़्यादा है। इट वाज वन ऑफ द डेडलीस्ट रेलवे एक्सीडेंट इन इंडिया। ये बहुत ही खतरनाक बेकार एक्सीडेंट था ये इसमें संटी का वही है, हमें तो क्या, अब किसको क्या बोला जा सकता है कि जानबूझ के किया कि गलती से किया, क्या बोला जाए बताओ। पर ये मैटर बहुत ही सीरियस है ये। लेकिन जैसा सिग्नलिंग का, अब इंटरलॉकिंग का हम लोग पढ़े, तो ये बात सही है, नेचुरल है, ये दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इतना फुल प्रूफ सिस्टम बनाया है कि सिग्नल फेल होगा तो रेड रहेगा, फिर इसका मतलब एन मौके पे कुछ तो किया गया है। अब बात यह है, इंडिया का जो जुडिशियल सिस्टम है ना, यहाँ पे एक सिद्धांत है, आप लोग भी जानते होंगे, कि 100 दोषी 1000 दोषी। दोषी का मतलब जो क्रिमिनल है, जिसने गलती किया है, बच जाए तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है, अपना जो जुडिशियरी सिस्टम है उसका थ्योरी उल्टा है, काम करता है। ये समझ रहे हैं ना बात को, कि यहाँ पे है कि 100 दोषी बच जाए तो कोई चिंता नहीं है, चलेगा, लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले, मतलब निर्दोष को सजा मिल गई तो ये लोग उसको ज़्यादा सीरियस मानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। जजेस का माइंड भी वैसा रहता है, वो कोई जज वैसा दे दे पनिशमेंट, वो एक अलग बात है, इंडिविजुअल की बात है, पर जनरल रूल वही है उनका। तो उस चक्कर में जब प्रूफ नहीं हो पाता, तो जो रियल में कल्प्रिट होगा, जिसने किया होगा, वो बच जाता है, इसीलिए क्योंकि प्रूफ, सॉलिड प्रूफ नहीं मिल पाया। राइट, समझे बात को। अदरवाइज ये ऐसा पनिशमेंट है कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही सीरियस है, और इसमें पनिशमेंट मिलना ही चाहिए था जो है। क्या बोलते हैं आप लोग, आपका ओपिनियन क्या है? राइट।